हेलो फ्रेंड्स, जैसे हम फोटोसिंथेसिस इन प्लांट चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसका जो वन शॉट का पार्ट 1 था उसमें हमने लाइट रिएक्शन कंप्लीट स्टडी कर ली थी और उससे पहले के जो भी अर्ली एक्सपेरिमेंट थे वो सब पढ़ लिया था। आज की ये जो वन शॉट वीडियो है इसमें हम पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम फॉस्फोराइलेशन, डार्क रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, इन सब टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉस्फोराइलेशन होता क्या है। फॉस्फोराइलेशन की अगर हम बात करें तो ये प्रोसेस होता है किस चीज़ का, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एनर्जी रिलीज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेल। फॉस्फोराइलेशन एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है कि जो भी सेल के अंदर चीज़ ऑक्सीडाइज हुई है उससे जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको यूज़ करके हम एटीपी कैसे बनाएं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो एटीपी बनती कैसे है, बेसिकली क्या होता है, एडीपी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और जब कोई भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यूज़ करा जाता है और इस फॉस्फेट को इसके साथ जोड़ दिया जाता है जिससे एटीपी बनता है। ठीक है, और जब एनर्जी की हमें दोबारा रिक्वायरमेंट होती है तब इस एटीपी को हम तोड़ते हैं और वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इफ़ एनर्जी कम फ्रॉम, यहाँ पे मैं शायद लिखना भूल गया, यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ इफ़ एनर्जी कम फ्रॉम सनलाइट। अगर एनर्जी जो है सनलाइट से आती है तो जो फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की। आपने फॉस्फोराइलेशन समझ लिया क्या होता है कि एक प्रोसेस है जिसमें जो भी सेल के अंदर चीज़ ऑक्सीडाइज होगा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को यूज़ करके हम एटीपी बना लेंगे। अब वो एटीपी बनेगी कैसे, वो चीज़ बताने के लिए हम एक हाइपोथेसिस कह सकते हो पढ़ते हैं, या कह सकते हो थ्योरम पढ़ते हैं एक तरीके से। ठीक है, जिसका नाम है कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसमें बताया क्या जाता है, ये हमें बताता है कि हाउ एटीपी सिंथेसिस अकर इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लोरोप्लास्ट। ये हमें बताता है कि जो साइक्लिक फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का और जो नॉन साइक्लिक फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको यूज़ करके कैसे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उनको यूज़ करके कैसे क्लोरोप्लास्ट में एनर्जी या फिर एटीपी बनाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए इसके लिए, कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए। जैसे फॉस्फोराइलेशन 3 तरीके के होते हैं, फोटो, ऑक्सीडेटिव और डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। फॉस्फोराइलेशन इज अ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, मैंने बता दिया आपको। इन ऑल लिविंग सेल 3 टाइप ऑफ एटीपी सिंथेसिस इज पॉसिबल। हर एक लिविंग सेल में हम 3 तरीके से एटीपी बना सकते हैं। ठीक है, और ये मैक्सिमम है, किसी सेल में 3 से ज़्यादा तरीके नहीं हो सकते, मैक्सिमम 3 होंगे। हो सकता है किसी सेल में 3 से कम हो, लेकिन मैक्सिमम 3 होंगे। इसमें सबसे पहला आता है SLP। SLP की फुल फॉर्म होती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। SLP में होता क्या है, इसमें डायरेक्ट सिंथेसिस होती है किसकी, एटीपी की। अच्छा, कैसे होती है, होता यह है कि मान लो हम किसी भी हाई एनर्जी सबस्ट्रेट को, किसको, हाई एनर्जी यानी एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी ज़्यादा एनर्जी है, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं या तोड़ते हैं लो एनर्जी कंपाउंड्स में। किसमें, लो एनर्जी कंपाउंड्स में। और उस कंपाउंड में जो एनर्जी रिलीज होती है, यानी इस सबस्ट्रेट को तोड़ते समय जो एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी को हमने पकड़ा और उस एनर्जी को यूज़ करके एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जोड़ दिया और हमारा क्या बन गया, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। अब आप बोलोगे कि ये SLP देखा कहाँ जाता है। आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी है या तो आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर में। इसमें होता क्या है कि जब फॉस्फिनोल पायरुवेट को कन्वर्ट करा जाता है पायरुवेट में, क्या कहा मैंने, जब फॉस्फिनोल पायरुवेट को कन्वर्ट करा जाता है पायरुवेट में तो उस समय पे आप देखो एटीपी प्रोडक्शन होता है, उस टाइम पे एटीपी प्रोडक्शन होता है, वो स्टेप आप देखना। ठीक है, तो होता कैसे है ये कि जब फॉस्फिनोल पायरुवेट टूटता है पायरुवेट में तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यूज़ करके हम एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जोड़ के एटीपी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी एक डायरेक्ट स्टेप में आप एटीपी बना रहे हो।
अब नेक्स्ट एक तरीका होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता क्या है, ये आप रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर में पढ़ोगे कि ये होता कैसे है, ठीक है। अभी आप सिर्फ जानो कि एटीपी बनाने का एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसमें होता क्या है, सबसे पहले ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता कहाँ है। एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सो देखिए, जैसे इसका नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो किसका ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीडेटिव वर्ड यूज करा जाता है। मान लो किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उससे एटीपी बन रही है, तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। बेसिकली जो ऑक्सीडेशन होता है वो NADH या फिर FADH का होता है। किसका, FADH2, जो आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर में कि वो कैसे बनते हैं, ठीक है। तो NADH और FADH2 का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन होता है और उससे एटीपी बनाई जाती है, ठीक है। अब ये हमारे NADH FADH2 बनते कहाँ हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आप कुछ रिएक्शंस पढ़ोगे, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, वहाँ पे NADH और FADH2 बनते हैं और ये NADH ऑक्सीडाइज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिससे कि ATP का फॉर्मेशन होता है। चलिए, आपने दो तरीके पढ़ लिए ATP बनाने के, कौन कौन से। एक तो आपने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखा कि डायरेक्ट एटीपी बन जाए, एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देखा जिसमें NADH FADH2 से एनर्जी बनाई जाएगी ऑक्सीडेशन करके उनकी, और कहाँ बनाई जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब नेक्स्ट जो तीसरा तरीका होता है वो होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन मैंने बताया था, फोटो वर्ड यूज करते हैं सनलाइट के लिए या कह दो डायरेक्टली लाइट के लिए, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, थाइलाकॉइड की जो ल्यूमन होती है, थाइलाकॉइड कहाँ प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। स्ट्रक्चर हमने समझा था। तो जो ल्यूमन होती है थाइलाकॉइड की, उसका लो पीएच होता है। अभी ये लो पीएच कैसे होता है, ये कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस में आप पढ़ोगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ समझो कि उसका लो पीएच होता है, और पीएच लो होने का मतलब क्या होता है कि H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। पीएच का अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो तो वो क्या होता है, -log H+ की कंसंट्रेशन, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर pH कम है यानी H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और इसी H+ को यूज़ करा जाता है ATP बनाने में। अब ये H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा क्यों होती है, लाइट की वजह से। और वो कैसे होती है, अभी आपने पढ़ा था कि जब नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था, जब नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वाटर टूटता है तो H+ प्रोटॉन बनता है, ठीक है। तो ये बनने से H+ की कंसंट्रेशन बढ़ती है और जो ल्यूमन है वो एसिडिक हो जाता है। अब देखो इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ स्किन में, जो स्किन सेल्स होती हैं उनमें किस तरीके का ATP प्रोडक्शन होगा, तो आप सबसे पहले सोचो, जो स्किन है उसके अंदर स्किन की जो सेल है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरीके का फॉस्फोराइलेशन होता है, ऑक्सीडेटिव। तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा। उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, यानी वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस भी होगी, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी होगा। अब स्किन के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, ठीक है। बात करें बैक्टीरिया की, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा, यानी एक ही तरीके से यहाँ एनर्जी बनेगी। रूट सेल की आप बात करो, रूट सेल पे भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा। साइटोप्लाज्म है तो SLP यानी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा। लेकिन रूट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर है रूट सेल, तो वहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। मैं बात करूँ मेसोफिल सेल्स की, तो मेसोफिल सेल्स के पास तीनों चीज़ें होती हैं। क्या क्या, इनके पास क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। तो तीनों तरीके के फॉस्फोराइलेशन, जैसे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एंड हमारा फोटोफॉस्फोराइलेशन, तीनों तरीके का फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पे। आपको मैंने फॉस्फोराइलेशन पूरा समझा दिया। देखिए हम यहाँ पे हर चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए वीडियो लेंथी होती है, ठीक है। बाकी अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी हम पढ़ा दें, तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की बात करते हैं। ये हाइपोथेसिस हमें क्या बताती है, ये हाइपोथेसिस बताती है हमें, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, टू मेक ATP, अगर हमें ATP बनानी है तो हमें 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी।
4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। क्या है वो चीज़? पहला प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि आपने ये थाइलाकॉइड पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पे H+ होगा, यहाँ पे भी H+ होगा। H+ को हम प्रोटॉन बोलते हैं, आपको ना पता हो तो। अब ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि कहीं पे कम हो कहीं पे ज़्यादा हो, ठीक है, यानी एक डिफरेंस हो। ग्रेडियंट का मतलब क्या है? डिफरेंस हो नंबर का, ठीक है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए। F नोड F1 एंजाइम या फिर आप कह सकते हो ATP सिंथेज एंजाइम प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि यही ATP बनाएगा। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है? इंटैक्ट मेम्ब्रेन होनी चाहिए। इंटैक्ट मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? ऐसी मेम्ब्रेन ना हो जहाँ से H+ क्या हो, डिफ्यूज़ कर जाए, या वहाँ पे कोई प्रोटीन लगा हो या कोई पंप लगा हो जो उसको आल बाल मतलब इधर उधर कर दे, ठीक है। यानी इंटैक्ट मेम्ब्रेन होनी चाहिए, ठोस मेम्ब्रेन होनी चाहिए जो ईजिली H+ को जाने ना दे। फोर्थ क्या है? प्रोटॉन पंप होना चाहिए, और इस प्रोटॉन पंप का क्या काम होगा वो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं। क्या क्या? कि प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए, F नोड F1 एंजाइम होना चाहिए, इंटैक्ट मेम्ब्रेन होनी चाहिए, यानी उस पर कोई चैनल ना लगा हो इस तरीके का जो प्रोटॉन को इजीली आने जाने दे, और प्रोटॉन पंप होना चाहिए। यहाँ पे आप एक टर्म देखो, पंप। पंप एक्चुअली क्या होता है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में आप पढ़ते हैं कि पंप क्या करता है? चीज़ों को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फेंकता है। जैसे अगर मान लो ये यहाँ पे कोई 10 H+ है, यहाँ मान लो 15 H+ है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो मूवमेंट होनी चाहिए वो हाई टू लो होनी चाहिए अगर डिफ्यूजन से होती है तो। लेकिन पंप प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन पे लगा हुआ होता है वो क्या करता है? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन चीज़ों को फेंकता है। यहाँ 10 यहाँ 15 है तो यहाँ से यहाँ फेंकेगा, ठीक है। तो ये काम होता है पंप का। अब हम बात कर लेते हैं कि ATP का सिंथेसिस होता कैसे है। H+ मूव अक्रॉस चैनल। देखो ये क्या है? हमारा जो F नोड F1 प्रोटीन है या F1 F नोड एंजाइम है वो है, ठीक है। इसमें ये जो F नोड होता है इसको हम बोलते हैं चैनल। इसका जो F नोड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं चैनल, और ये जो F1 पार्ट होता है ATP सिंथेज एंजाइम का इसको हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ होता क्या है कि थाइलाकॉइड के अंदर H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, अभी वो सारे तरीके हम देखेंगे, ठीक है। आप बस ये समझो अभी कि H+ की कंसंट्रेशन ल्यूमन के अंदर ज़्यादा हो जाती है और बाहर क्या हो जाती है, यानी क्लोरोप्लास्ट। ये पूरा मान लो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये थाइलाकॉइड है। तो थाइलाकॉइड के अंदर H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, उसके बाहर H+ की कंसंट्रेशन कम है। तो होता क्या है, जब इस ATP सिंथेज एंजाइम के थ्रू H+ मूव करता है, H+ मूव करता है तो इसका ये जो हेड है ना ये रोटेट कर जाता है। किस तरीके से रोटेट कर जाता है? जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, पहले मान लीजिए इस तरीके से क्या है, इस तरीके से इनका कुछ अलाइनमेंट है, ठीक है, इस तरीके से अलाइन है। लेकिन जैसे ही यहाँ से एक प्रोटॉन मूव करेगा, इसका ये जो हेड है ये घूम जाता है, और जब ये हेड घूमता है तो उसी टाइम पे ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये जो हेड घूमता है ना इसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल चेंज, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। H+ मूव अक्रॉस चैनल, H+ चैनल के अक्रॉस मूव करता है, यहाँ पे मूव करता है। कन्फर्मेशन चेंज अकर इन हेड, जो मैंने अभी आपको बताया, हेड में रोटेशन होती है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कन्फर्मेशन चेंज अकर इन हेड, जिसकी वजह से ATP सिंथेसिस होती है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट की हम बात करते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट H+ एक्यूमुलेट इनसाइड थाइलाकॉइड। क्लोरोप्लास्ट मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट है, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। तो H+ एक्यूमुलेट इनसाइड थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ड्यू टू विच H+ कंसंट्रेशन इंक्रीज इन थाइलाकॉइड ल्यूमन, ठीक है, ये ल्यूमन है थाइलाकॉइड का। एंड इन स्ट्रोमा H+ कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। ये देखिए दोबारा बता देता हूँ, ये मान लो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो भी फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा, तो ये स्ट्रोमा है पूरा। और ये क्या है, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ये उसका ल्यूमन है। तो ल्यूमन के अंदर H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और स्ट्रोमा में H+ की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से H+ जब मूव करता है इस चैनल के थ्रू या इस एंजाइम के थ्रू, तो इसका हेड रोटेट कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल चेंज इन हेड। और जब वो होता है तो ATP का सिंथेसिस होता है। तो ये आपकी थी कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है जो आपके मन में भी आ रहा होगा कि ल्यूमन के अंदर H+ की कंसंट्रेशन बढ़ती कैसे है। तो ये 3 तरीके से होती है, वो देखते हैं हम।
जो सबके मन में क्वेश्चन होता है कि हाउ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंक्रीजेज, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ल्यूमन में इंक्रीज कैसे हो रही है। तो मैंने एक क्लोरोप्लास्ट ये बनाया, ठीक है, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है, ये उसका स्ट्रोमा है, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये उसकी क्या है, ल्यूमन की कैविटी है। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं कि पहला तरीका क्या होता है H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ने का। तो आपको पता है जब नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पढ़ा है हमने अच्छे से, ठीक है, नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वाटर टूटता है ताकि PS2 को इलेक्ट्रॉन दे सके। तो जब वाटर टूटता है तो प्रोटॉन बनते हैं। तो एक तो ये रीज़न हो गया किसका, हमारे प्रोटॉन के कंसंट्रेशन का, ठीक है। सेकंड रीज़न क्या होता है, देखो सेकंड रीज़न ये होता है कि जब हम जो हमारा फियोफाइटिन होता है जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होता है PS2 का, फियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन लिया, ये फियोफाइटिन जो है इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, ये फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन देता है प्लास्टोक्विनोन को। किसको इलेक्ट्रॉन देता है, प्लास्टोक्विनोन को। यहाँ पे देखिए प्लास्टोक्विनोन बनाया है मैंने। अब होता क्या है, प्लास्टोक्विनोन एक्चुअल में एक हाइड्रोजन रिसेप्टर होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर या हाइड्रोजन कैरियर होता है, आप कह सकते हो, ठीक है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर या फिर हाइड्रोजन कैरियर होता है। तो होता क्या है कि जो फियोफाइटिन से उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो वो बाहर स्ट्रोमा में जो H प्लस आयंस होते हैं साथ में उनको ले लेता है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बन जाता है। क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बन जाता है। अब वो क्या करता है, H प्लस को अंदर रिलीज कर देता है, H प्लस को ल्यूमन के अंदर रिलीज कर देता है, और जो बाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको साइटोक्रोम B6F के पास दे देता है। और इसी दौरान यहाँ पे ATP भी बनती है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ के दो प्रोटॉन इसके अंदर आए हैं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि H प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। दो रीज़न हो गए। तीसरा रीज़न क्या होता है, तीसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे देखो जब NADP क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, तो साथ में इसको प्रोटॉन भी तो चाहिए NADPH बनाने के लिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि NADP प्लस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो ये NADPH बन जाएगा, नहीं, इसको प्रोटॉन भी चाहिए। तो यहाँ पे जब प्रोटॉन ऐड हो रहा है और NADPH बन रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगी। इसको ऐसे समझो, आपके पास 10 रुपये हैं, आपका दोस्त आया, आपसे उसने 2 रुपये मांग लिए, तो आपके पास जाहिर सी बात है 8 रुपये बचेंगे, यानी पहले से कम हो गए। तो ये 3 रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ल्यूमन में H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। चलिए एक एक करके रीज़न पढ़ भी लेते हैं। Photolysis of water generate proton inside lumen of thylakoid as enzyme for photolysis located in luminal side, बता चुका मैं, ठीक है। Enzyme which synthesis NADPH is located on stromal side। देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था कि NADPH बनाने के लिए जो एंजाइम होता है वो कहाँ होता है, स्ट्रोमा साइड में होता है, ल्यूमन साइड में नहीं होता, जिसकी वजह से जो H प्लस यूज होता है या जो प्रोटोन यूज होता है वो ल्यूमन का यूज होता है, ठीक है। PS1 विच डिक्रीज प्रोटोन कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रोमा, जिसकी वजह से स्ट्रोमा में जो कंसंट्रेशन है प्रोटोन की डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। प्रोटोन मूव फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमन, प्रोटोन जो है मूव करता है स्ट्रोमा से ल्यूमन में। कैसे मूव करता है मैंने आपको बता दिया, प्लास्टोक्विनोन क्या है, हाइड्रोजन कैरियर है, इसलिए प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS2 ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू अ हाइड्रोजन कैरियर। यहाँ पे ये NCERT भी ये चीज़ बोलती है, आप ध्यान से पढ़ना, और बच्चे इस लाइन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्या कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है PS2 का, जो कि क्या है, फियोफाइटिन है, वो ट्रांसफ़र करता है अपने इलेक्ट्रॉन को किसे, एक हाइड्रोजन कैरियर को, किसे, एक हाइड्रोजन कैरियर को। और किसे ट्रांसफ़र नहीं करता, इलेक्ट्रॉन कैरियर को नहीं। देखो NCERT लिख रही है ट्रांसफ़र इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू अ इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू अ हाइड्रोजन कैरियर, यानी जिसे इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर है नहीं, वो हाइड्रोजन कैरियर है। तो हाइड्रोजन कैरियर है तो वो H प्लस भी लेगा साथ में, वो क्या लेगा, H प्लस भी लेगा और हाइड्रोजन बना लेगा, ठीक है। विच मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब जो हमारा प्लास्टोक्विनोन होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है साइटोक्रोम B6F को, और प्रोटॉन को अंदर ही रिलीज कर देता है। ये देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा ऊपर नहीं बन पाया था डायग्राम, देखो ये PS2 है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है, ठीक है। फियोफाइटिन स्ट्रोमल साइड में होता है,
स्ट्रोमल साइड में होता है, तो फियोफाइटिन को इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। अब ये फियोफाइटिन किसको इलेक्ट्रॉन देगा? प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन क्या है? हाइड्रोजन कैरियर है, तो वो PqH2 बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे मिले और 2 प्रोटॉन के लिए कोई PqH2 बना लेगा। अब जो साइटोक्रोम B6F होता है वो अंदर की साइड प्रेजेंट होता है, तो इसको अंदर मूव करना होता है, तो PqH2 अंदर मूव करा, अब वो इलेक्ट्रॉन दे देता है इसे और प्रोटॉन को अंदर छोड़ देता है और अपनी जगह पे वापस चला जाता है, क्योंकि उसे और भी इलेक्ट्रॉन को पकड़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा काम होता है। अब हम मूव करते हैं और पढ़ते हैं एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये होते क्या है। सबसे पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पहला एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया था, तो आप मुझको आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। मैंने पहले जो इसका वन शॉट डाला था पहला पार्ट, उसमें मैंने आंसर बता रखा है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बेसिकली एक ग्राफ है, ठीक है, जिसको हम किनके बीच में बनाते हैं? ए प्लॉट बिटवीन अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है विद द गिवन वेवलेंथ, इसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जैसे अगर आप एनसीईआरटी देखते हो, मैं आपको एनसीईआरटी दिखाता हूँ, तो एनसीईआरटी में भी ये सारी चीज़ें दी गई हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, जिसमें आपको बता रखा है कि किस वेवलेंथ पे सबसे ज़्यादा जो लाइट है वो एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पे ये 400 नैनोमीटर है, ये 500 नैनोमीटर है, ये 600 नैनोमीटर है और ये 700 नैनोमीटर है। तो आप देखो अप्रॉक्सीमेटली 450 नैनोमीटर के आसपास सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर आप देखते हो, इसको हम बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। ये कौन सा स्पेक्ट्रम है? एक्शन स्पेक्ट्रम। अब एक्शन स्पेक्ट्रम कैसे समझोगे? एक्शन हम बोलते हैं बेसिकली किसको? एक्शन हम बोलते हैं काम करने को, वर्क को, ठीक है। वर्क क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन रिलीज करना या फोटोसिंथेसिस करना, और जितनी फोटोसिंथेसिस होगी उतनी ऑक्सीजन भी रिलीज होगी, ठीक है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको मेजर करा जाता है कि कितने अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज हुआ विद द गिवन वेवलेंथ, इसको हम बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या आप ये देख सकते हो कि इस पे और यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस है वो सबसे ज़्यादा हो रही है। कितनी वेवलेंथ पे? 400 से बेसिकली थोड़ी ज़्यादा ही है, 420 430 मान सकते हो। और ये कितनी है? ये आप देखो 680 के आसपास है। तो आप जब वेवलेंथ्स के बारे में पढ़ते हो तो ये ब्लू का होता है और ये रेड का होता है। स्पेक्ट्रम लाइट के पढ़ोगे तो ये ब्लू स्पेक्ट्रम, ये रेड स्पेक्ट्रम में ये वेवलेंथ आती है। तो आप देखो ब्लू पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है और रेड पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है और उसी पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस भी हो रही है। देखो यहाँ पे वो चीज़ बताई भी गई है कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पीक है किसका? एब्जॉर्प्शन एट ब्लू एंड रेड, यानी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करती है ब्लू और रेड पे, या ठीक है। कैरोटीनॉइड होता है वो ऑरेंज एंड येलो में सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करती है। ये ऑरेंज एंड येलो क्या है? स्पेक्ट्रम है इसके, ठीक है। और इनका कलर भी अगर आप देखोगे तो कैरोटीनॉइड्स का बेसिकली कलर भी ऑरेंज येलो होता है, ठीक है। चलिए वैसे कैरोटीनॉइड्स में कैरोटीन और ज़ैंथोफिल दोनों पिगमेंट्स आते हैं, ये याद रखना। और ज़ैंथोफिल जो होता है वो येलो कलर का होता है, जिसे अभी आगे पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है कि जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो ऑरेंज एंड येलो स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। एक्शन स्पेक्ट्रम मैंने बता दिया कि एक्शन का मतलब क्या है? वर्क का मतलब क्या है? लाइट रिएक्शन जिसमें O2 रिलीज होगी, ठीक है। O2 कैसे रिलीज होगी? वाटर टूटेगा। एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का जो शेप है वो मैच करता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये 1 to 1 क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे आप देखो ये एनसीईआरटी ने दिखा रखा है कि इनका देखो एक तरीके से जो शेप है ग्राफ का वो मैच कर रहा है कि यहाँ पे इसका पीक है, यहाँ पे इसका पीक है, यहाँ इसका पीक है, यहाँ इसका पीक है। तो इसको हम बोलते हैं 1 to 1 ओवरलैप करना। क्या करना? 1 to 1 ओवरलैप करना। सॉरी, तो इमेज भी मैंने आपको एनसीईआरटी से दिखा दी, ठीक है। चलिए, मोर फोटोसिंथेसिस ओकर एट रेड एंड ब्लू फॉर क्लोरोफिल ए, मिडल रीजन हैज नो एब्जॉर्प्शन बट एक्शन विजिबल। मिडल रीजन में कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता खास, लेकिन एक्शन होता है। चलिए आगे बात करते हैं
पिगमेंट्स के कलर की, जो एनसीईआरटी मतलब नीट में कई बार पूछा जाता है। तो क्लोरोफिल ए की बात करें ब्लू ग्रीन कलर होता है, क्लोरोफिल बी की बात करें येलो ग्रीन कलर होता है। कैरोटीन की बात करें, देखो यहाँ पे मैंने कैरोटीन लिखा है, कैरोटीनॉइड्स नहीं लिखा। कैरोटीनॉइड्स में कैरोटीन और ज़ैंथोफिल दोनों आते हैं, लेकिन कैरोटीन ज़ैंथोफिल अलग है। कैरोटीन की बात करें ऑरेंज येलो कलर का होता है, ज़ैंथोफिल की बात करें येलो कलर का होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं डार्क रिएक्शन के बारे में। डार्क रिएक्शन, सबसे पहले ये समझो कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये अंधेरे में होती है या इसके लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। हम कहते हैं कि ये जो नाम दिया है हमने डार्क रिएक्शन, ये एक मिसनोमर है। मिसनोमर का नाम मतलब क्या है कि हमने इसे ये गलत नाम दिया है। बेसिकली हमने इसे क्या इसलिए डार्क रिएक्शन नाम दिया क्योंकि एक जो इसकी पार्ट है जो कि है लाइट रिएक्शन, उसमें लाइट इन्वॉल्वमेंट कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन इसमें लाइट इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम होता है, तो इसलिए हम इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि डार्क रिएक्शन अंधेरे में होगी, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। बायोसिंथेटिक फेज है, ये ऐसा फेज है जो बायोसिंथेटिक है। बायोसिंथेटिक का मतलब क्या है कि इसमें जो आप पढ़ते हो ना C3 साइकिल, C4 साइकिल, यानी यहाँ पे वो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे सिंथेसिस होती है चीज़ों की, ठीक है। नॉट रिक्वायर्ड डायरेक्ट लाइट बट रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑफ लाइट मीन्स डार्क रिएक्शन ऑकर एट डे टाइम। देखो नॉट रिक्वायर्ड डायरेक्ट लाइट, इसे डायरेक्ट लाइट की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया लाइट रिएक्शन में डायरेक्ट लाइट चाहिए होती है, इसमें ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट लाइट आई। लेकिन लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है, अब आप बोलोगे क्या प्रोडक्ट था लाइट रिएक्शन का, तो लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट बनते हैं ATP, NADPH, ठीक है, ये सब बनते हैं लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट। इन्हें हाई एनर्जी इंटरमीडिएट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई एनर्जी इंटरमीडिएट भी कहते हैं। इनका यूज होता है डार्क रिएक्शन में, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन भी कब होगी? डे टाइम में होगी। बस ये होता है, क्या होता है कि लाइट रिएक्शन कुछ पहले ही स्टार्ट हो जाती है, फिर जब थोड़े अमाउंट में NADPH और ATP बन जाती है। जैसे मान लो मैं एक टाइम का एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि सुबह 6 बजे लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो गई। अब जो डार्क रिएक्शन स्टार्ट होगी ना, वो थोड़ा रुक के स्टार्ट होगी। जैसे मान लो वो स्टार्ट हुई 6:10 पे डार्क रिएक्शन। क्यों? क्योंकि वो 10 मिनट थोड़ा टाइम देती है कि थोड़े अमाउंट में NADPH और ATP बन जाए, ठीक है। अब मान लो अंधेरा हो रहा है, यानी शाम हो रही है, ठीक है। तो मान लो शाम के 6 बजे अंधेरा होने लगा, तो 6 बजे लाइट रिएक्शन रुक जाएगी। अब क्या डार्क रिएक्शन भी रुक जाएगी? नहीं, क्योंकि लाइट रिएक्शन तो पहली चीजें बना चुकी है। डार्क रिएक्शन अब तब तक चलती रहेगी जब तक सारे ATP और सारे NADPH खत्म ना हो जाएं जो कि बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए, तो इवनिंग में देखो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। इवनिंग में फर्स्ट लाइट रिएक्शन स्टॉप, सबसे पहले क्या होगा? शाम को लाइट रिएक्शन रुकेगी। डार्क रिएक्शन कंटिन्यू अंटिल ऑल प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन कंज्यूम, जो मैंने अभी आपको बताया। और अगर हम बात करें मॉर्निंग की, यानी सवेरा सवेरा, जहाँ पे हमसे उठा नहीं जाता है, फर्स्ट लाइट रिएक्शन स्टार्ट एंड आफ्टर सम टाइम डार्क रिएक्शन स्टार्ट की। पहले लाइट रिएक्शन स्टार्ट होगी और उसके थोड़े समय बाद डार्क रिएक्शन स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे ये मत सोचने लग जाना कि एग्जैक्ट 10 मिनट ही बाद यूज होगी, वो मैंने बस थोड़ा एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। डार्क रिएक्शन होगी कहाँ? डार्क रिएक्शन होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो भी फ्लूइड या कह सकते हो जो भी स्पेस है वो। चलिए अब इसकी हम बात करते हैं डिस्कवरी की। किसकी बात करते हैं? डिस्कवरी की। डिस्कवरी चैनल नहीं, डार्क रिएक्शन के डिस्कवरीज के बारे में, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल था वो था कैल्विन का। किनका? कैल्विन, साइंटिस्ट थे ये। इन्होंने रेडियो आइसोटोप की टेक्निक से कई चीज़ें पता करी और हमको कई सारे एडवांटेज दिए। कैल्विन यूज रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन C14। ये क्या होता है? C14 जो है बेसिकली कार्बन का आइसोटोप होता है जो कि थोड़ा रेडियो एक्टिव होता है, इन फॉर्म ऑफ CO2 एंड स्टडी एल्गल फोटोसिंथेसिस। इन्होंने क्या करा, कैल्विन ने क्या करा कि कार्बन 14 को CO2 की फॉर्म में दिया। किसे? एल्गी फोटोसिंथेसिस कर रही थी, उसके पास जो CO2 का एनवायरनमेंट था, उन्होंने उसमें कैसा कार्बन रखा था? रेडियो आइसोटोपिक। तो वहां पे उन्होंने क्या करा? इस चीज को स्टडी करा, ठीक है। ही यूज CO2, मतलब CO2 में जो कार्बन था वो 14th कार्बन था। 14 कार्बन से मेरा मतलब क्या है कि आइसोटोप था कार्बन 12 का और रेडियो एक्टिव था। टू वर्क आउट ऑड पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन, ताकि
CO2 का फिक्सेशन होता कैसे है उसका पता लगाया जा सके, ठीक है। तो ये इनका पहला काम था, पहला कंट्रीब्यूशन था। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि कौन सी एल्गी यूज करी थी, तो क्लोरेला, याद कर लेना, ठीक है। वैसे अब बहुत कम पूछा जाता है लेकिन याद कर लेना। सेकंड कंट्रीब्यूशन इनका क्या था, वाज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन। केल्विन ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया कि CO2 फिक्सेशन के दौरान जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, वो इन्होंने बताया था, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट होगा मतलब CO2 फिक्सेशन में, अभी आप केल्विन साइकिल पढ़ोगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है CO2 फिक्सेशन के दौरान वो होता है PGA। PGA का फुल फॉर्म क्या है, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। फोस्फोग्लिसरिक एसिड की बात करें तो ये एक 3 कार्बन की एक ऑर्गेनिक शुगर होती है। Some scientists observed that in some plant first product is 4 carbon acid which is OAA, oxaloacetic acid। देखो समझो पहले कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो CO2 में 1 कार्बन होता है, ठीक है, और केल्विन ने बताया कि जो पहला प्रोडक्ट होता है CO2 फिक्सेशन में वो 3 कार्बन की एक शुगर होती है जिसे हम बोलते हैं PGA, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। तो आप ये सोचो 1 कार्बन यहाँ से जा रही है, 3 कार्बन का पहला प्रोडक्ट बन रहा है, यानी हमें 2 कार्बन का कोई प्रोडक्ट चाहिए। तो पहले जो साइंटिस्ट लोग थे वो ये सोचते थे कि जो प्रोडक्ट है, या हम कहें जो पहला क्या है प्रोडक्ट है जो क्या करेगा, CO2 को रिसीव करेगा, वो एक 2 कार्बन का कंपाउंड होगा। क्या होगा, 2 कार्बन का कंपाउंड होगा। तो उन्होंने खोजबीन चालू करी, ठीक है, खोजबीन चालू करी, उन्हें 2 कार्बन का तो कोई कंपाउंड नहीं मिला, उन्हें एक 3 कार्बन का कंपाउंड मिला और एक 4 कार्बन का कंपाउंड मिला, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि इसी ऑब्जर्वेशंस में कुछ साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि कुछ प्लांट्स में, सम प्लांट्स में जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, 4 कार्बन का एसिड है, और केल्विन ने क्या बताया था कि 3 कार्बन का होगा, ठीक है। लेकिन कौन साइंटिस्ट ने इसी खोजबीन में क्या पाया कि कुछ प्लांट में जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन का एक एसिड है जिसको हम बोलते हैं OAA यानी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो ये क्या हो गया, तो हमने यहाँ पे क्या करा, प्लांट को क्लासिफाई करा एक तरीके से कि जिन प्लांट में 3 कार्बन का पहला प्रोडक्ट पाया जा रहा है उन्हें हमने बोला C3 प्लांट इन विच फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज PGA। और कुछ प्लांट में जिनमें 4 कार्बन का हमें क्या मिल रहा था, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मिल रहा था, उन्हें हमने क्या बोला, C4 प्लांट इन विच फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर की। देखिए जो अभी मैं बता रहा था प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर की, कि कुछ साइंटिस्ट ये चीज़ मान रहे थे कि 3 कार्बन का एक PGA बन रहा है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और एक CO2 यहाँ से आ रही है, यानी 1 कार्बन यहाँ से, यानी 2 कार्बन का कोई ऐसा कंपाउंड होगा। उसी को लेके खोजबीन चालू हुई तो हमें एक 4 कार्बन का कंपाउंड मिल गया जो स्टेबल प्रोडक्ट है कुछ प्लांट्स में, ठीक है। लेकिन जब और डिटेल स्टडी करी गई तो यहाँ पे ये पाया गया कि जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है, जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है वो 2 कार्बन का नहीं होता, कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का होता है। यानी एक 5 कार्बन का RUBP डिस्कवर हुआ एज अ प्राइमरी CO2 रिसेप्टर। क्या हुआ, प्राइमरी CO2 रिसेप्टर। अब ये जो 5 कार्बन का RUBP होता है ये CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल बनाता है, किसके, PGA के। तो देखो 5 कार्बन का ये, 1 कार्बन ये, 6 कार्बन, और यहाँ देखो 3 कार्बन की ये शुगर है फॉस्फोग्लिसरील्डिहाइड, और इसके 2 मॉलिक्यूल बन गए, तो 6 कार्बन यहाँ पे भी पूरे हो गए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं केल्विन साइकिल की। किसकी बात कर रहे हैं, केल्विन साइकिल की। केल्विन साइकिल में कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे पहले स्टेप की बात करते हैं। पहला स्टेप को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन। इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली CO2 कंबाइन करता है RUBP के साथ ताकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो कि 3 कार्बन का है PGA उसे बनाया जा सके। चलिए सेकंड क्या आता है, सेकंड स्टेप आता है रिडक्शन का। रिडक्शन में क्या होता है कि जो 3 कार्बन का PGA है उसे रिड्यूस करा जाता है विद द हेल्प ऑफ NADPH। किसकी मदद से, NADPH और ATP की मदद से। आपको शायद साफ नहीं दिखाई दे रहा,
सॉरी, तो मैं क्या कह रहा था कि जो 3 कार्बन का पीजीए होता है उसे रिड्यूस करा जाता है NADPH और ATP के द्वारा, ताकि हम एक ट्रायोस फॉस्फेट नाम की शुगर को बना सकें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप आता है रीजनरेशन का। रीजनरेशन में क्या होता है, जो ट्रायोस फॉस्फेट शुगर होती है उसका कुछ पार्ट चला जाता है ग्लूकोज बनाने में और कुछ को यूज़ कर लिया जाता है RUBP के रीजनरेशन में, क्योंकि RUBP होगा तभी तो फिर आगे दोबारा से CO2 का फिक्सेशन होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं C3 साइकिल को। ठीक है, चलिए ये हमारी क्या है, RUBP है, कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की है। CO2 आता है, कौन आता है, CO2 आता है और पहला स्टेप करता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में CO2 RUBP के साथ मिलके क्या बनाता है, फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। अब ये जो रिएक्शन होती है इसे कैटेलाइज करने के लिए एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम है वो, रुबिस्को एंजाइम कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं, रुबिस्को एंजाइम बोलते हैं। ये रुबिस्को एंजाइम RUBP को किस में कन्वर्ट कर देता है, CO2 और RUBP मिलते हैं तो उन्हें कन्वर्ट कर देता है फोस्फोग्लिसरिक एसिड में। और फोस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने कंपाउंड बनते हैं, 2 बनते हैं। अब होता क्या है, इस फोस्फोग्लिसरिक एसिड का होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन में NADPH अपने जो H+ के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें दे देता है, क्या देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, और अपना क्या कर लेता है, ऑक्सीडेशन कर लेता है। अपना क्या कर लेता है, ऑक्सीडेशन कर लेता है और फोस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन करा देता है। इसी दौरान देखो 2 ATP कन्वर्ट हो रही है किसमें, ADP में, यानी ये जो स्टेप है इसमें एनर्जी भी खर्च हो रही है। और क्या बनता है, ट्रायोस फॉस्फेट बनता है। ठीक है, ट्रायोस फॉस्फेट बनता है जो कि एक क्या है, एक शुगर है। अब हम बात करें ट्रायोस फॉस्फेट की, तो ट्रायोस फॉस्फेट में से कुछ पार्ट चला जाता है। देखो यहाँ पे 3 कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, यानी ये क्या है, 6 कार्बन है। अब इस 6 कार्बन में से 1 कार्बन तो चला जाता है ग्लूकोज बनाने के लिए, और बाकी के जो 5 कार्बन होते हैं वो रीजनरेशन स्टेप के थ्रू क्या बना लेते हैं, RUBP का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्योंकि RUBP होगा तभी तो नेक्स्ट CO2 को क्या करा जाएगा, फिक्स करा जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये पूरी साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। अब इसमें आप एक चीज़ देखो, ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन का होता है। ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का होता है। और यहाँ पे 1 कार्बन आ रहा है, यहाँ पे 1 कार्बन आ रहा है। तो आप ये देखो कि अगर मेरे को 1 मोल ग्लूकोज बनाना है या 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है, समझो 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है, तो मेरे को 6 CO2 लगेंगे। कितने CO2 लगेंगे, 6 CO2 लगेंगे। यानी ये जो C3 साइकिल है ये 6 बार रन होगी टोटल। ठीक है, देखो यही यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि अगर हमें 1 CO2 फिक्स करना है या हमें मान लो ग्लूकोज बनाना है, तो अगर हम 1 CO2 फिक्स कर रहे हैं तो हमारी 2 NADPH खर्च हो रही है, क्योंकि ये अपना ऑक्सीडेशन करेंगे और फोस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन करेंगे, जिससे ट्रायोस फॉस्फेट शुगर बनेगी। ठीक है, सो 2 NADPH खर्च हो रहे हैं और 3 ATP खर्च हो रही हैं। 3 ATP कहाँ खर्च हो रही हैं, 2 यहाँ पे खर्च हो रही हैं जब रिडक्शन हो रहा है और 1 रीजनरेशन के दौरान। ठीक है, तो 3 ATP खर्च हो रही है एक C3 साइकिल में, किसमें, एक C3 साइकिल में। लेकिन जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर मेरे को 1 ग्लूकोज बनाना है, क्या बनाना है, 1 ग्लूकोज बनाना है, तो मेरे को 6 CO2 फिक्स करने पड़ेंगे। 6 CO2 फिक्स करने का मतलब है C3 साइकिल 6 बार चलेगी। C3 साइकिल 6 बार चलेगी। अब एक बार जब चल रही है तो 2 NADH खर्च हो रहे हैं, जब 6 बार चलेगी तो 12 NADH खर्च होंगे। एक बार चल रही है तो 3 ATP खर्च हो रही है, 6 बार चलेगी तो 18 ATP खर्च होंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि 1 मोल ग्लूकोज बनाने के लिए या 6 CO2 फिक्स करने के लिए 12 NADP और 18 ATP खर्च हो रही है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं रुबिस्को की, जो कि क्या है, एक एंजाइम है। कहाँ प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा में। किसके स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसका, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये इसका फुल नेम है। ठीक है,
मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है अर्थ में, यानी अर्थ पे मतलब या कह सकते हो प्लांट्स में या ह्यूमंस प्लांट्स में या अर्थ पे ये प्रोटीन जो होता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कंबाइन RUBP विथ CO2। देखो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये दो नाम है इसके, ठीक है। तो इसके पास दो प्रॉपर्टी होती है, कार्बोक्सिलेज की भी ऑक्सीजनेज की भी। मतलब क्या है, जब अगर मान लो RUBP कंबाइन होगा CO2 के साथ, किसके साथ, CO2 के साथ, तो इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, इसीलिए यहाँ पे टर्म यूज करी कार्बोक्सिलेज। लेकिन अगर यही RUBP ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो हम बोलते हैं ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। When concentration of CO2 and O2 is equal, Rubisco prefer CO2। अगर मान लो CO2 और O2 दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है तो Rubisco जाएगा CO2 के पास, क्योंकि CO2 से ज़्यादा प्यारा है, ठीक है। तो वहाँ पे कैसे काम करेगा, कार्बोक्सिलेज। लेकिन अगर मान लो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है ज़्यादा है CO2 से, तो यहाँ पे जो Rubisco है या जो भी Rubisco है वो एक्ट करता है एज अ ऑक्सीजनेज। किसकी तरह एक्ट करता है, ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करता है। अब इसी को लेके हम एक प्रोसेस पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें होता क्या है, फोटो रेस्पिरेशन में जो Rubisco है वो एक्ट करता है एज अ ऑक्सीजनेज। कैसे काम करता है, एज अ ऑक्सीजनेज, और बनाता है PGA और PG। अब आप सोचेंगे तो PGA तो जब कार्बोक्सिलेज की तरह काम कर रहा था तो भी क्या हो रहा था, बन रहा था। तो इसमें गलत बात क्या है, ठीक है। तो इसमें गलत बात ये है कि पहले अगर आपने C3 साइकिल अच्छे से पढ़ी होगी या देखी होगी तो आपने देखा होगा कि एक RUBP एक CO2 के साथ मिलके कितने बना रहा था, 2 PGA बना रहा था। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि RUBP के 2 मॉलिक्यूल लग जाते हैं, RUBP के 2 मॉलिक्यूल लगते हैं जिससे कि 2 PGA बनते हैं और एडिशनल सब्सटेंस बनते हैं जिनको हम बोलते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या बनता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। अब होता क्या है कि ये 2 कार्बन का कंपाउंड फोटो रेस्पिरेशन करता है और फिर जाके एक PGA बना रहा है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप ऑब्जर्व करो तो पहले जो नॉर्मल C3 साइकिल थी उसमें एक RUBP से 2 PGA बन रहे थे, तो 2 से कितने बनते, 4 बनते। लेकिन यहाँ पे देखो 2 RUBP से सिर्फ 2 और एक 3 PGA ही बन रहे हैं, तो एक PGA क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये एक वेस्टफुल प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है, वेस्टफुल प्रोडक्ट है। कौन वेस्टफुल प्रोडक्ट है, PG, ठीक है। कौन वेस्टफुल प्रोडक्ट है, PG, यानी फॉस्फोग्लाइकोलेट। यहाँ पे देखिए वही चीजें लिखी हुई हैं, एक बार हम रीड कर लेते हैं। 2 molecule of phosphoglycolate circulate in photorespiration and again 1 molecule of PGA form। 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट के सर्कुलेट करते हैं फोटो रेस्पिरेशन में और एक PGA ही फॉर्म होता है, मैंने आपको बता दिया। 1 CO2 लॉस्ट। आप यहाँ पे देखोगे कि 2 अगर RUBP लग रहे हैं, ठीक है, 2 अगर RUBP लग रहे हैं तो 2 क्या ही लगेंगे, हमारे पास 2 CO2 भी लगेंगे, 2 मॉलिक्यूल, तभी तो 12 मॉलिक्यूल होंगे कार्बन के, ठीक है। कार्बन के 12 एटम या मॉलिक्यूल को जो भी बोलो, ठीक है, जो आपको सही लगे, 12 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। 12 में से 6 तो मान लो PGA में लग गए, क्योंकि 3 कार्बन के इसमें मान लो 3 PGA बनते हैं, ठीक है। 2 तो नॉर्मली बन जाते हैं और एक कहाँ से आता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट के फोटो रेस्पिरेशन से आता है, तो 3 PGA बनते हैं, यानी टोटल 9 कार्बन आ गए। कितने कार्बन आ गए, 9 कार्बन आ गए। तो यहाँ पे देखो 3 कार्बन कम पड़ रहे हैं, तो ये 3 कार्बन गए कहाँ, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे एक CO2 का क्या होता है, लॉस्ट होता है। ओके, चलिए, फोटो रेस्पिरेशन
अकर इन क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। फोटो रेस्पिरेशन जो है 3 जगह पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में, पेरोक्सिसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये याद कर लेना, ये नीट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि फोटो रेस्पिरेशन होता कहाँ है। फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है। क्यों वेस्टफुल है ये समझ लो। पहली बात तो शुगर नहीं बन रही इसमें, क्या नहीं बन रही, शुगर नहीं बन रही, एटीपी भी नहीं बन रही है, CO2 जिसको फिक्स कर दिया गया था वो भी खो जा रही है, CO2 जिसको फिक्स करा जा रहा था वो भी क्या हो रही है, लॉस्ट होती जा रही है। डिक्रीज प्लांट CO2 फिक्सेशन एफिशिएंसी, और ये क्या करता है, प्लांट की CO2 फिक्सेशन एफिशिएंसी को कम कर देता है। देखो एफिशिएंसी होती क्या है कि आपने कितनी चीज़ ली और उससे कितनी चीज़ बना दी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप एक CO2 का मॉलिक्यूल वेस्ट कर दे रहे हो तो एफिशिएंसी तो घट ही जाएगी। सो यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई हैं जिनके अंदर जो रुबिस्को एंजाइम हो वो ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा। पहला तो हाई टेम्परेचर होगा, जब हाई लाइट इंटेंसिटी होगी, सॉरी। थर्ड क्या है, जब CO2 की कंसंट्रेशन कम होगी। और डी क्या है, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अब ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन कब ज़्यादा होगी, तो ये होगी कैनोपी। अब ये कैनोपी क्या होती है, यहाँ पे मान लो एक कोई छोटा प्लांट है, ठीक है, ये छोटा प्लांट है, यहाँ पे कई सारे ऐसे बड़े बड़े प्लांट लगे हैं जिसको इन्होंने ढक दिया, तो ये ऑक्सीजन क्या करेंगे, बनाएंगे और बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज करेंगे। तो इसके अराउंड ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, तो इसके अराउंड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो इस प्लांट में जो रुबिस्को होगा कैसे काम करेगा, एज अ ऑक्सीजनेज। अब हम बात करते हैं किसकी, C4 साइकिल की। इन C4 प्लांट CO2 फिक्सेशन डन इन 2 सेल। अब यहाँ पे देखो ये बेसिकली C4 सेल, पता है C4 प्लांट किस लिए बनते हैं। C4 प्लांट ऐसा माना जाता है कि ये इवॉल्व हुए हैं C3 प्लांट से। किस लिए, C3 प्लांट में जो CO2 वेस्ट हो रही थी एक, उसको बचाने के लिए C4 प्लांट इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। C4 प्लांट में CO2 फिक्सेशन 2 सेल्स में होता है, कौन कौन सी, मेसोफिल सेल्स, ठीक है। और सेकंड होती है बंडल शीट सेल। सेकंड क्या होती है, बंडल शीट सेल। मेसोफिल सेल आपको पता हो वही सेल होती है जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, मैंने बता दिया है ये सब, ठीक है। बंडल शीट सेल जो होती हैं इम्परमिएबल होती हैं गैस के लिए, यानी इनमें गैस जो है वो एंटर नहीं करती है, किसमें, बंडल शीट सेल्स में। सो C4 साइकिल में होता क्या है कि जो लाइट रिएक्शन होती है वो तो मेसोफिल सेल्स में ही होती है, क्योंकि मेसोफिल सेल में ही क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड पे ही सारे फोटोसिस्टम प्रेजेंट है। तो लाइट रिएक्शन तो मेसोफिल सेल में ही होगी। लेकिन डार्क रिएक्शन जो C3 प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में हो रही थी, या कहो उसके स्ट्रोमा में हो रही थी, वो वहां पे ना होके बंडल शीट सेल में होती है। कहाँ होती है, बंडल शीट सेल में होती है। अब होता क्या है, देखो प्लांट ने CO2 को एब्जॉर्ब करा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करा, पानी के साथ मिलके उसने क्या बना लिया, H2CO3 बना लिया, ठीक है। अब होता क्या है, ये H2CO3 फॉस्फिनोल पायरुवेट के साथ मिलके, किसके साथ मिलके, फॉस्फिनोल पायरुवेट के साथ मिलके क्या करता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना लेता है। और ये क्या है, 4 कार्बन का कंपाउंड है, और हम यही बोलते हैं कि ये C4 प्लांट में पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है। अब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो बना, ये बनाता है मैलिक एसिड, ये बनाता है मैलिक एसिड। किस प्रोसेस से, रिडक्शन के प्रोसेस से। रिडक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि NADPH का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जब एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन होगा। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का रिडक्शन होता है और मैलिक एसिड बनता है। मैलिक एसिड कितने कार्बन का होता है, ये एक 4 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, क्योंकि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी कितने कार्बन का था, 4 कार्बन का, ठीक है। अब मैलिक एसिड जो है वो मूव कर जाता है किसमें, डार्क रिएक्शन के लिए बंडल शीट सेल में। किसमें मूव कर जाता है, बंडल शीट सेल में। किसमें मूव कर जाता है, बंडल शीट सेल में, ठीक है। बंडल शीट सेल के अंदर क्या होता है, बंडल शीट सेल के अंदर जो मैलिक एसिड आया वो मैलिक एसिड दोबारा से कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। किसमें, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। और यहाँ पे इस बार इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन क्यों होता है मैलिक एसिड का, हम क्यों कह रहे हैं कि मैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि NADP+ का रिडक्शन हुआ। अब ये बोलोगे इसका रिडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो इसका रिडक्शन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ,
ठीक है। अब ये जो NADPH बना, ये जो NADPH बना, इसको भेज दिया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहाँ भेज दिया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। अब ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो किसके मिलने से बना था? CO2। देखो CO2, अब आप बोलोगे कि ये तो HCO3, HCO3 कैसे बना? कैसे बना? CO2 और H2O के मिलने से तो यहाँ पे पानी को रिलीज कर दिया जाता है, साथ में CO2 को भी रिलीज कर दिया जाता है। अब जब यहाँ से CO2 गया तो ये पायरुवेट वापस बन जाता है, ठीक है, या फॉस्फिनोल पायरुवेट जो भी बोलो, और उसके बाद पायरुवेट वापस चला जाता है कहाँ? मेसोफिल सेल्स में, और फिर ये रिएक्शन कंटिन्यू होती है। अब ये जो CO2 बचा होता है, ये जो CO2 बचा होता है, या ये जो CO2 क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर जाता है, वो क्या काम करता है? वो फिर अपना C3 साइकिल फॉलो करता है। सो यहाँ पे वही बातें अब हम रिटर्न वे में भी देख लेते हैं। PEP क्या है? फॉस्फिनोल पायरुवेट जो कि प्राइमरी एक्सेप्टर है। OA क्या है? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है C4 साइकिल का, ठीक है। स्टेप्स की बात करें, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन में CO2 PEP के साथ मिलके क्या बना रहा है? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। ट्रांसपोर्ट होता है किसका? C4 एसिड का फ्रॉम मेसोफिल सेल टू बंडल शीट सेल, ठीक है। फिर होता है डीकार्बोक्सिलेशन, ये देख रहे हो डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से CO2 रिलीज हो रही है, तो ये डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? पायरुवेट को वापस भेज दिया जाता है C3 एसिड फ्रॉम बंडल शीट सेल टू मेसोफिल सेल, ठीक है। रीजनरेशन में क्या होता है? PEP को रीजनरेट करा जाता है। देखो यहाँ से पायरुवेट गया, पायरुवेट से क्या बनेगा? यहाँ पे मेसोफिल सेल में गया, मेसोफिल में पायरुवेट से वापस क्या बनाया गया? फॉस्फिनोल पायरुवेट बनाया गया। आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, ध्यान नहीं दिया मैंने। पायरुवेट कहाँ गया? मेसोफिल सेल में गया, मेसोफिल सेल में पायरुवेट से फिर क्या बना दिया गया? फॉस्फिनोल पायरुवेट बना दिया गया। और यहाँ पे देखो तो 2 ATP भी लगी हैं, यहाँ पे 2 ATP भी खर्च हुई हैं। अब यहाँ देखो, क्या देखोगे? यहाँ पे देखो PEP फॉस्फिनोल पायरुवेट CO2 के साथ मिलकर ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बना रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम है वो देखने वाला है। यहाँ पे जो एंजाइम है वो है पेप्केज। क्या है? पेप्केज। पेप्केज की बात करूं तो ये क्या है? फॉस्फिनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इसका नाम है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजनेज यहाँ पे दूर दूर नाता नहीं है, यानी जो पेप्केज एंजाइम होता है वो सिर्फ कार्बोक्सिलेज प्रॉपर्टी रखता है, ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टी नहीं रखता, ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है C4 प्लांट्स में। तो एक CO2 फिक्स करी जाती है जिसमें 5 ATP लगती हैं और 2 NADPH यूज होते हैं। अब हम पेप्केज और रुबिस्को के अंदर डिफरेंस देख लेते हैं, बहुत पूछा जाता है नीट एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में। पेप्केज मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है C4 प्लांट्स के, रुबिस्को बंडल शीट सेल में प्रेजेंट होता है C4 प्लांट के, और मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होता है C3 प्लांट के। पेप्केज सिर्फ कार्बोक्सिलेज प्रॉपर्टी रखता है और रुबिस्को कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज दोनों प्रॉपर्टी रखता है। पेप्केज में जो सबस्ट्रेट्स होते हैं वो होते हैं फॉस्फिनोल पायरुवेट और CO2, और जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। रुबिस्को की बात करें, जो सबस्ट्रेट होता है वो RUBP होता है और CO2 होता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। अब आप बोलोगे भैया 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 रुबिस्को C4 प्लांट में भी होता है। हाँ, क्यों? C4 प्लांट में C3 साइकिल होती है, लेकिन कहाँ होती है? C4 प्लांट में जो C3 साइकिल होती है वो होती है किसके अंदर? बंडल शीट सेल के अंदर, जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर, ठीक है। तो वहां पे रुबिस्को होता है। क्यों? क्योंकि रुबिस्को ही तो उस रिएक्शन को क्या करेगा? बनाएगा आगे, जिससे PGA बनेगा। अब हम डिफरेंस बात कर लेते हैं मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल्स की, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। ये परमिएबल होती है, एक तरीके से लिख सकते हो, परवियस की जगह लिख सकते हो परमिएबल होती है गैस के लिए, ठीक है, क्योंकि यहीं से तो CO2 एंटर मारती है। बंडल शीट सेल परमिएबल नहीं होती है, इसलिए हम टर्म यूज करते हैं इम्परवियस, ठीक है। अच्छा,
मेसोफिल सेल्स, ये किसकी बात कर रहे हैं, C4 प्लांट की जो मेसोफिल सेल है, और ये बंडल शीट सेल किसकी है, ये भी C4 प्लांट की है, ठीक है। मेसोफिल सेल्स की बात करें, इनके अंदर इंट्रा सेलुलर स्पेस होता है, यानी दो सेल के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, लेकिन बंडल शीट सेल जो होती है उसमें इंट्रासेल्युलर स्पेस नहीं होता। मेसोफिल सेल्स में PS1 PS2 दोनों होते हैं, किसके ऊपर, ग्रेनुलर थाइलाकॉइड के ऊपर, लेकिन बंडल शीट सेल में सिर्फ PS1 प्रेजेंट होता है, वो भी किसमें, स्ट्रोमल लैमेले में। फोटोलाइसिस होकर मेसोफिल सेल में फोटोलाइसिस होती है, यानी वाटर का ब्रेकडाउन होता है। बंडल शीट सेल में फोटोलाइसिस नहीं होता, यानी वाटर नहीं टूटता। मेसोफिल सेल्स में एंजाइम होता है पेप्केज, बंडल शीट सेल में एंजाइम होता है रुबिस्को। C4 प्लांट का डिफरेंस है ये। अब हम बात करते हैं क्रेन्स एनाटॉमी क्या होती है। क्रेन्स एनाटॉमी बेसिकली क्या होता है, जो भी C4 प्लांट होते हैं हमारे, जैसे मेज, शुगर कैन, सॉर्गम, ये नाम याद कर लेना, कई बार पूछा जाता है C4 प्लांट्स के बारे में। इनमें क्या होता है कि जो बंडल शीट सेल होती है, मान लो ये बंडल शीट सेल है, इनके चारों तरफ क्या होता है, वास्कुलर बंडल्स आके इकट्ठे हो जाते हैं। वास्कुलर बंडल जानते हो ना, जाइलम, फ्लोएम, ये सब आके ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। क्या बोलते हैं, क्रेन्स एनाटॉमी। अब हम पढ़ते हैं कैम प्लांट्स के बारे में। सबसे पहले ये कैम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये होता क्या है, इन कैम प्लांट स्टोमेटा ओपन इन नाइट। कैम प्लांट्स में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि जो स्टोमेटा है वो रात को ओपन होता है, इसलिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं स्कोटोएक्टिव, ठीक है। CO2 फिक्स इन नाइट एंड यूज इन डे टाइम। इन कैम प्लांट्स में क्या होता है कि CO2 को रात को फिक्स करा जाता है, और फिर उससे जो भी प्रोडक्ट बनता है उसे डे टाइम में यूज़ करा जाता है। जो पहला कैम पाथवे था वो डिस्कवर हुआ था ब्रायोफाइलम में। किनके अंदर, ब्रायोफाइलम में। कुछ एग्जांपल की बात करें, ओपेंशिया, कैक्टस और जितने भी ब्रायोफाइलम हैं यानी ब्रायोफाइटा हैं, उनके अंदर ये देखा जाता है। अब देखो हम ये प्रोसेस समझते हैं कि रात को CO2 फिक्स कैसे होता है और डे टाइम में वो प्रोडक्ट कैसे यूज़ होता है। देखो नाइट को स्टोमेटा ओपन हुआ, ठीक है, CO2 ने एंट्री मारी तो फॉस्फिनोल पायरुवेट के साथ CO2 मिला और उसने ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बना लिया। किस एंजाइम की प्रेजेंस में, पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस में। अब होता क्या है, ये ऑक्जेलोएसिटिक बनाता है मैलिक एसिड। क्या बनाता है, मैलिक एसिड। पता है ना मैलिक एसिड कैसे बनेगा, रिडक्शन से, ठीक है। अब मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में। किसमें, मैलेट में। एसिड में से बेसिकली H+ हटा दो तो मैलेट बन जाएगा। अब इस मैलेट को स्टोर कर लिया जाता है वैक्यूल के अंदर। किसके अंदर स्टोर कर लिया जाता है, वैक्यूल के अंदर, और डे टाइम में फिर इस मैलेट को बाहर निकाल के यूज कर लिया जाता है। सो देखो नाइट वाला हो गया था, अब दिन की बात करते हैं। दिन में स्टोमेटा क्लोज हो गया, ठीक है। मैलेट ये जो स्टोर करा था वैक्यूल के अंदर, इसे वैक्यूल से बाहर निकाला जाता है। फिर मैलेट कन्वर्ट होता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में, और ऑक्जेलोएसिटिक कन्वर्ट होता है फॉस्फिनोल पायरुवेट और CO2 में, और फिर CO2 को डाल दिया जाता है केल्विन साइकिल में, वहां से ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। CO2 विच इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ मैलेट इज यूटिलाइज हेंस, ठीक है। तो यही बात आपको बताई गई थी कि क्या, कि CO2 तो रात को फिक्स कर लिया जाता है यानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और उससे बनाते हैं मैलेट को, उसे स्टोर कर लेते हैं वैक्यूल के अंदर, और फिर जब दिन आता है तो इस मैलेट को यूज़ करके, इस मैलेट को यूटिलाइज करके CO2 बना लिया जाता है, उसको फिर केल्विन साइकिल में भेज दिया जाता है। ये इसकी समरी हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, जो इस चैप्टर का लास्ट एंड आखिरी टॉपिक है। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फैक्टर दो तरीके के होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब प्लांट के खुद के फैक्टर्स, जैसे लीफ कितनी पुरानी हो गई है, लीफ के अंदर कितने मेसोफिल सेल्स हैं, उनका नंबर क्या है, ठीक है, और उनका अरेंजमेंट कैसा है। ये इंटरनल फैक्टर हो गए, जो कि आपको बेसिकली नहीं पढ़ने, बस पता होने चाहिए। मेन होते हैं आपके एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में भी आप चार मेन तरीके के फैक्टर्स पढ़ते हो, लाइट, CO2 की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, वाटर। आपने क्या क्या देखा, लाइट को देखना आपने, फोटोसिंथेसिस में क्या रोल होता है, CO2 को देखा। यहाँ पे टेम्परेचर और वाटर के रोल को समझना है बेसिकली। वो भी इनका कुछ डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता। बेसिकली टेम्परेचर जब बढ़ता है तो एंजाइम की एक्टिविटी थोड़ी इनहिबिट होती है।
बात करते हैं हम लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की। 1905 में एफ ब्लैकमैन ने दिया था, पूछा जाता है नीट एग्जामिनेशन में। इन्होंने क्या कहा, एनी बायोकेमिकल प्रोसेस कंट्रोल बाय मोर देन वन फैक्टर देन रेट डिपेंड ऑन फैक्टर विच इज मोस्ट लिमिटिंग। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि मान लो एक कोई प्रोसेस है ए, अगर इसको बहुत सारे फैक्टर कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे एक फैक्टर ये है सी, एक फैक्टर है डी, एक फैक्टर है ई और एक फैक्टर है डी, तो इस प्रोसेस का जो रेट होगा वो उस फैक्टर पे सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा जो सबसे ज्यादा लिमिटिंग होगा। सबसे ज्यादा लिमिटिंग का मतलब क्या है, जो सबसे ज्यादा कम होगा, ठीक है, वो अफेक्ट करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट की। किसकी बात करते हैं, लाइट की। तो लाइट के 3 पैरामीटर्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या क्या, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, लाइट कितने ज़्यादा समय तक रही, लाइट इंटेंसिटी और क्वालिटी ऑफ लाइट। क्वालिटी ऑफ लाइट बेसिकली मतलब है वेवलेंथ से। किससे, वेवलेंथ से। अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी अफेक्टेड बाय एनी वन फैक्टर। इन तीनों में से कोई भी एक फैक्टर जो है फोटोसिंथेसिस पे अफेक्ट डाल सकता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड ऑन लाइट इंटेंसिटी। मेनली जो रेट होता है फोटोसिंथेसिस का वो किस पे डिपेंड करता है, लाइट की इंटेंसिटी पे। किस पे डिपेंड करता है, लाइट की इंटेंसिटी पे। अब देखो हम कंपनसेशन पॉइंट और सैचुरेशन पॉइंट समझते हैं, ठीक है। चलिए, मान लो अंधेरा मतलब रात हो चुकी थी, रात से सवेरा होना स्टार्ट हुआ। आपको पता है सवेरे लाइट, ये मान लो प्लांट है तो इस पे लाइट पड़ना भी स्टार्ट होगी। तो लाइट पड़ना जैसे जैसे स्टार्ट होगी तो देखोगे पहले लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगी। फिर लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ेगी तो भी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगी। फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी आएगी तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगी। तो कंपनसेशन वो पॉइंट होता है जहां पे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है, ठीक है। ए क्या है, कंपनसेशन पॉइंट व्हेन फोटोसिंथेसिस स्टार्ट, यानी ए वो पॉइंट है जहां पे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगी, ठीक है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर यहां से बढ़ना चालू करेगा। जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। फिर एक बी पॉइंट पे वो आके रुक जाएगी। बी पॉइंट पे आके रुक जाएगी का मतलब क्या है कि उसके बाद अब वो नहीं बढ़ेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इस बी पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। अब सैचुरेशन पॉइंट को आप कैसे समझोगे, ऐसे समझोगे, मान लो मैंने आपको या आपके घर वालों ने आपको 10 दिन से क्या रखा है, भूखा रखा है। भूखा समझते हो ना, हंगरी, ठीक है। आपको हंगरी रखा है। अब आपको आपकी फेवरेट चीज दी गई है, जैसे अगर आप बर्गर खाते हो तो बर्गर आपको दे दिए गए, फ्रेंच फ्राई खाते हो तो फ्रेंच फ्राई दे दिए गए, मोमो खाते हो तो मोमो दे दिए गए। जो भी चीज़ आप खाते हो एज्यूम कर लो, ठीक है। एक पूरा थाल आपके सामने रख दिया, ठीक है। अगर आप बर्गर खाते हो तो 25-30 बर्गर रख दिए, ठीक है। फ्रेंच फ्राई खाते हो तो 4-5 किलो फ्रेंच फ्राई रख दिए। मोमोज खाते हो तो 100-150 मोमोज रख दिए, ठीक है। तो समझो कि क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, कि आप बहुत भूखे थे तो आप पहले तो खाना स्टार्ट करोगे। क्या करोगे, खाना स्टार्ट करोगे। धीरे धीरे खाते जाओगे, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपका पेट भर जाएगा। जब आपका क्या होगा, पेट भर जाएगा। अब पेट भर जाएगा, उसके बाद भले ही आपके सामने क्या रखे हैं, फ्रेंच फ्राइज रखे हैं, मोमोज रखे हैं, जो भी आपको मतलब पसंद है, उसके बाद तो आप नहीं खा पाओगे। भले ही वो बचे हुए हैं, आप खाना चाहते हो, लेकिन अब आपकी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उसे खा सको, क्योंकि अगर आपने उसे अब खा लिया तो आपको पता है कि आप वॉमिट कर दोगे, ठीक है। इतना आप खा चुके हो, इतना आप पेट भर चुके हो। तो इसी को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, जिसके आगे आपको आपकी मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो गई है, लेकिन आपको पता है कि अगर उससे आगे अब आप जाओगे तो आपको उसके मतलब क्या कहते हैं, साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट मतलब बी पॉइंट क्या है, सैचुरेशन पॉइंट, जहां पे रेट लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप इंटेंसिटी अब लाइट की कितनी भी बढ़ा दो, लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो, उसके बाद फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ेगा। अब जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, वो लाइट इंटेंसिटी के या लो लाइट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जब कम लाइट होगी तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे
फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी और एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के बाद रेट इंडिपेंडेंट हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का, यानी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने मान लो कोई एक प्लांट लिया x और एक कोई प्लांट लिया y। ठीक है, यहाँ पे है हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। समझना इस क्वेश्चन को। अगर मैं आपसे पूछूं प्लांट x और प्लांट y में कौन शेडी प्लांट है, शेडी प्लांट समझते हो कि जो कम लाइट की इंटेंसिटी में भी सर्वाइव कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका सैचुरेशन पॉइंट ये रहा B, इसका सैचुरेशन पॉइंट ये रहा D। तो अगर आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करो एक, तो इसका देखो सैचुरेशन पॉइंट इस इंटेंसिटी पे आ रहा है कहीं, और इसका सैचुरेशन पॉइंट देखोगे तो यहाँ आ रहा है कहीं। ठीक है, तो आप ये समझो कि इनमें से कम इंटेंसिटी किसको चाहिए, कम इंटेंसिटी चाहिए इस प्लांट x को। ठीक है, प्लांट x कम लाइट की इंटेंसिटी में भी सर्वाइव कर लेगा। तो प्लांट x क्या हो गया, शेडी प्लांट हो गया। क्या हो गया, शेडी प्लांट हो गया। और प्लांट y क्या हो गया, सन प्लांट, यानी जिसको ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी चाहिए। सनलाइट इज रेयरली लिमिटिंग मीन्स इट इज लिमिटिंग इन शेडी और डार्क फॉरेस्ट। सनलाइट देखो बहुत कम देखा जाता है कि एक लिमिटिंग फैक्टर है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्या कह रहा था मैं, सनलाइट को बहुत कम देखा जाता है कि वो एज अ लिमिटिंग फैक्टर है। ठीक है, लेकिन जो डार्क फॉरेस्ट होते हैं यानी बहुत घने जंगल होते हैं, उनमें शेडेड प्लांट के लिए ये थोड़ा लिमिटिंग बन जाते हैं। ठीक है, जो जिनको कम मतलब छांव चाहिए, मतलब कम धूप चाहिए होती है, उनके लिए ये कभी कभार लिमिटिंग हो जाता है। कैसे में, शेडेड या फिर डार्क फॉरेस्ट में। एट वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल अकर नोन एज फोटो ऑक्सीडेशन। देखो मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के बाद आपको साइड इफेक्ट शो कर देगा। जैसे आप ज़्यादा बर्गर खा लोगे, ज़्यादा चाउमीन खा लोगे, ज़्यादा मोमो खा लोगे, आप वॉमिट कर दोगे। उसी तरीके से अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो जो क्लोरोफिल है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की। तो इन्वायरमेंट में हम बात करें तो इन्वायरमेंट में जो कंसंट्रेशन है, इन्वायरमेंट में जो कंसंट्रेशन है CO2 की, वो है 380 ppm। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं इसको। और C3 प्लांट्स को जो चाहिए होती है वो 450 ppm चाहिए, यानी 450 ppm के बाद उनका जो भी कह सकते हो ग्रोथ है या जो भी फोटोसिंथेसिस है वो कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड नहीं करती। सैचुरेशन पॉइंट कितना है, 450 है। और C4 प्लांट्स देखो 360 ppm सैचुरेशन पॉइंट है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो इन्वायरमेंट में कितनी है, 380 है, यानी C4 प्लांट तो यहाँ पे इजिली सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं C3 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेचर में CO2 की क्या बढ़ाऊँगा, कंसंट्रेशन बढ़ाऊँगा। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। इन लो इंटेंसिटी CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। अगर मान लो मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूँ कि लो लाइट इंटेंसिटी है और वहाँ पे मैं CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूँ, तो किन पे अफेक्ट पड़ेगा, C3 या C4 प्लांट पे अफेक्ट पड़ेगा। नॉट अफेक्ट C3 एंड C4 बिकॉज लाइट इज लिमिटिंग। देखो अब यहाँ पे आ जाता है किसका कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ लिमिटिंग एजेंट का। क्यों, मैंने बताया कि अगर किसी एक प्रोसेस को कई सारे फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कई सारे फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, तो लिमिटिंग फैक्टर वो होगा जो सबसे कम होगा। तो यहाँ पे देखो इसने खुद ही बोल दिया लो लाइट इंटेंसिटी, यानी लाइट की इंटेंसिटी बहुत हल्की है, बहुत हल्की है। तो यहाँ पे खुद लाइट क्या हो गया, लाइट खुद क्या हो गया, लिमिटिंग फैक्टर हो गया। तो अगर लाइट खुद लिमिटिंग फैक्टर हो गया तो अब CO2 की कंसंट्रेशन पे वो फैक्टर, वो प्रोसेस डिपेंड ही नहीं करेगा। ठीक है, ये था आपको समझाने के लिए कि बेसिकली जो हमारा लॉ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट है वो है क्या। तो इसी तरीके से देखो एक और कंडीशन मैंने लिखी है कि एट हाई लाइट इंटेंसिटी, जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, इंक्रीज इन CO2 कैन बी बेनिफिट बोथ C3 एंड C4 प्लांट बट मोर बेनिफिट टू C3 प्लांट। अब मैंने लाइट की इंटेंसिटी हाई कर दी, लाइट की इंटेंसिटी हाई कर दी तो लाइट तो अब यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर है नहीं। अब CO2 की बात कर लेते हैं। नेचर में जो CO2 की कंसंट्रेशन थी 380 ppm थी। ठीक है,
C3 प्लांट की हमने बात करी, कितनी चाहिए, 450 चाहिए ppm। इसके बाद वो CO2 पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन यहाँ तक CO2 पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और C4 के लिए कितनी थी, 360। तो अगर आप इन्वायरमेंट में CO2 बढ़ा रहे हो, CO2 बढ़ा रहे हो, तो वो किस पे इफेक्ट डालेगा, C4 पे कि C3 पे, तो C3 पे इफेक्ट डालेगा। क्यों, क्योंकि इनका सैचुरेशन अचीव होने लगेगा। फिर 380 है, 380 से बढ़ाओगे तो सैचुरेशन के पास जाएंगे, यानी फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। लेकिन C4 का तो सैचुरेशन ही 360 पे आ जाएगा, तो C4 पे ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। ज़्यादा इफेक्ट किस पे होगा, C3 प्लांट पे। इसे ग्राफ के थ्रू समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि ये मान लो C3 का ऐसे ग्राफ जा रहा है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे इसका कहीं सैचुरेशन पॉइंट है ये, ठीक है, कितने पे, हमारा 450 ppm पे, ठीक है। लेकिन इन्वायरमेंट में कितनी है, इन्वायरमेंट में है 380। तो जब CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस बढ़ने लगेगा, किसके लिए, C3 प्लांट के लिए। लेकिन जब 450 वो अचीव कर लेगा, उसके बाद कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो C3 पे भी कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। सो देखो वही डायग्राम के थ्रू समझाया है कि ये C4 प्लांट है। C4 प्लांट का तो सैचुरेशन 360 पे ही आ जाता है, लेकिन C4 का 450 पे आता है और नेचर में है 380। तो C4 का तो सैचुरेशन पहले ही अचीव है, लेकिन अगर C3 प्लांट के लिए मैं CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ नेचर में, ठीक है, तो यहाँ का फोटोसिंथेसिस भी C3 प्लांट्स का बढ़ेगा। क्या होगा, C3 प्लांट्स का जो फोटोसिंथेसिस है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। सिंस सैचुरेशन पॉइंट ऑफ C3 इज हायर मोर देन 380 ppm, सो इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन विल बेनिफिट C3 प्लांट। ये मैं आपको बता चुका हूँ। C3 प्लांट कौन से हैं, C3 प्लांट के एग्जाम्पल याद कर लो, टोमेटो, बेल पेपर, ठीक है। प्रोडक्शन इंक्रीज इन ग्रीन हाउस, इनका जो प्रोडक्शन है वो हम ग्रीन हाउस के थ्रू करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई खेत में ऐसे ऊपर टेंट, पन्नी का टेंट टाइप लगा हुआ होता है या पैकेट लगा हुआ होता है, उसके अंदर वो पेड़ उगाए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस, ठीक है। इसीलिए ये जो टोमेटो, बेल पेपर है, इनको हम ग्रीन हाउस प्लांट भी बोलते हैं। ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बच्चे होंगे उसे इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा होगा ये चीज़ को, मैंने भी देखा है, हमारे गाँव में है। अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर बेसिकली किस पे इफेक्ट डालता है, एंजाइम्स पे इफेक्ट डालता है। सिंस बोथ लाइट एंड डार्क रिएक्शन हैव एंजाइम मींस बोथ गेट अफेक्टेड बट मोर इफेक्ट इज ऑन डार्क रिएक्शन, क्योंकि डार्क रिएक्शन में एंजाइम का ज़्यादा रोल होता है। और आपने पढ़ा है कि अगर C3 प्लांट है, क्या है, C3 प्लांट है, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो रुबिस्को है वो ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा, तो वहाँ पे CO2 वेस्ट होगी, ठीक है, ठीक है। C3 प्लांट एंड C4 प्लांट हैव डिफरेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी इनका अलग अलग ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी जिस टेम्परेचर पे सबसे मैक्सिमम, सबसे एफिशिएंटली काम करेंगे। C3 प्लांट के लिए 25 डिग्री सेल्सियस है, C4 प्लांट के लिए 30 to 40 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पे लास्ट फैक्टर आता है वाटर। वाटर का वैसे कोई इनडायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता फोटोसिंथेसिस पे। इनका क्या क्या हो सकता है, अगर वाटर कम है उसकी वजह से क्या होगा, लीफ फ्लैसिड होगी, फ्लैसिड मतलब मुरझाई सी होगी, जिसकी वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा। सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा तो लाइट कम आएगी, लाइट कम आएगी तो फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा। तो देख रहे हो कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, लेकिन इफेक्ट है। इन वाटर स्ट्रेस कंडीशन, यानी पानी की कमी में स्टोमेटा क्लोज होने लगेगा ताकि वाटर लॉस को रोका जा सके। अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, CO2 एंटर नहीं कर पाएगी, CO2 एंटर नहीं करेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट होते हैं वाटर के। सो आई होप ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप आपको पूरा समझ में आया है। अब हम क्या करेंगे, एक लेक्चर और अपलोड करेंगे जिसमें हम पूरी NCERT कवर करेंगे और आपका ये जो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।